वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी फैज़ान गुजर और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, इनकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और PYO के कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। जी नाज़रीन, मेरी मुराद आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़रीद मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, अपनी कीमती लम्हात हमारे सुपुर्द की है। आप PSF के साबका कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी रहे और अब PYO के कराची डिवीज़न के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। तो एक स्टूडेंट को अपनी सियासत में, अपनी पॉलिटिकल में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शुक्रिया तो आप लोगों का है कि आप हमारी आवाज़ बनते हैं और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अल्लाह हमेशा आपको साथ दे, आपको सपोर्ट करे। स्टूडेंट के हवाले से आपने पूछा तो मैंने सियासत का आगाज़ पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से किया था और मकसद ये था कि तलबा के मसाइल ही था मकसद। हम देखते थे, जिन चीज़ों को हम देखते थे, हम फेस करते थे, तो उन मसाइल के हल के लिए हमने PSF को ज्वाइन किया, क्योंकि PSF एक ऐसी तंजीम थी जो एक्चुअल स्टूडेंट इश्यूज़ पे जो है वो बात करती थी। स्टूडेंट के जो सबसे पहले इश्यूज़ थे वो एक तो सबसे पहले तलबा यूनियन नहीं है इस मुल्क में, स्टूडेंट यूनियंस बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल बैन लगा हुआ है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कोशिश की बहाल करने की 93 में, लेकिन वही उनकी जो साजिशें थी, साजिशों के पीछे कौन होता है जिसकी ताकत मुतासिर होती है तलबा यूनियन की बहाली से। तलबा यूनियन जो होती है वो स्टूडेंट की एक्चुअली तो होती है ताकत, लेकिन वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उससे जमहूरियत मजबूत होती है, वहाँ से लीडर्स आते हैं, तो जो असल लीडर आ जाते हैं तो फिर वो जाली और नकली जो आजकल आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में हुकूमत है, तो ऐसे लीडर्स की गुंजाइश बचती नहीं है बनाए हुए या प्लांटेड लोगों की। तलबा के मसाइल जो हैं वो फ़ीस, आज भी आप देख लें फ़ीसों में कितना इजाफा होता है, रात रात इजाफा हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ अपनी मनमानी करती है, इंतज़ामिया अपनी मनमानी करती है, फ़ीसों में इजाफे पे ट्रांसपोर्ट की सहूलतें नहीं हैं तलबा के पास, और ये जो फ़ीस बढ़ती है इस फ़ीस में इंक्लूडेड होती हैं सर्विसेज, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। फ़ीस तो बढ़ा दी जाती है लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। तलबा का जो बेसिक मसला है वो ये है। और दूसरा मसला ये है, तबक़ाती निज़ाम तालीम जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा इशू है। इस मुल्क में निज़ाम तालीम जो है ना वो मसावी होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए सबके लिए, और स्ट्रेंथ होनी चाहिए गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट स्कूल्स की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की। बहुत सारी, मैं तो 2008 के बाद से मैंने तो बाकायदा रिसर्च की, क्योंकि हम स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा थे, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का, तो मैं देखा, मैंने रिसर्च भी की और बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि 2008 के बाद जो है बड़ी पॉलिसीज़ आई। और आपने अभी बीच में देखा होगा सरदार शाह ने अपनी बेटी, जब एजुकेशन मिनिस्टर बने, वो उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करा दिया। इस किस्म की पॉलिसीज़ हम चाहते थे, मुतालबा करते थे कि यही बने और ऐसा ही हो। हर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर जो मुलाजिम है, बहुत बड़ा है, वास्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें टीचर्स भी हैं, नॉन टीचिंग भी स्टाफ है, उस मुलाजिम का कंपलसरी हो, उस पर वाजिब हो कि वो एक ना एक अपनी जो औलाद है या जो अपना बेटा या बेटी है उसको गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन दिलवाएगा। उससे होगा ये, इस टर्मिनोलॉजी इसके पीछे ये थी कि उससे होगा कि ये वो स्कूल पे भी नज़र रखेगा, और क्योंकि वो डायरेक्ट मुंसलिक है उस वजारत से, उस सिस्टम से, तो खुद ही एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो ये मसाइल थे, काफ़ी मसाइल हमारी वजह से हल भी हुए, काफ़ी चीज़ें तलबा यूनियन के लिए भी हमने बहुत बात की और वो असेंबली तक भी पहुंचाई। PSF ने उसको असेंबली तक पहुंचाया, फिर सिंध असेंबली ने बिल पास किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी जो पहली स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उसमें जजेस की बहाली जैसा अहम इशू, उस पर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया और एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि तलबा यूनियन बहाल की जाए। इसका मतलब, इसकी अहमियत आप समझ सकते हैं कि तलबा यूनियन की क्या अहमियत है। तो आप इस वक्त PYO के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं कराची डिवीज़न के, तो PYO का क्या मंशूर है, क्या मकसद है? पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है, ये नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन करती है। जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नौजवान ताल्लुक़ रखते हैं वो सब PYO को ज्वाइन करते हैं। ये स्टेप्स हैं, PSF, PYO, फिर अगर आप किसी मिल में चले जाते हैं या कहीं जॉब करें तो वहाँ पे आप CBA बनाते हैं, लेबर पॉलिटिक्स, उसके बाद मास मदर पार्टी। PYO का मकसद है सोशल वर्क, आवाम का काम, आफात, कुदरती आफात में या कहीं भी आवाम को जो हेल्प की ज़रूरत है। इवन हम तो कभी ट्रैफिक भी क्लियर कराते हैं, बारिशों में हमारे नौजवान जो कारकुन हैं, अहदेदारान हैं, हम सब मिलके काम करते हैं, जितना हो सकता है उतना हेल्प करते हैं। यही एक्चुअल जो हमारा मोटिव है, मकसद है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने PYO को एक अलग तंजीम का दर्जा दिया था। उसके पीछे मकसद ये था कि पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि नौजवान एनर्जेटिक होते हैं,
उनमें ज़्यादा सलाहियत होती है और ज़्यादा हिम्मत होती है, वो ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। तो इस वजह से एक अलग से तंजीम बनाई गई जिसका काम ये था, जिसके मकासद ये थे, और हम कोशिश करते हैं अपनी पूरी कि उस पर अमल करें कि वो आवाम के काम करें, सोशल वर्किंग करें, आवाम को जहाँ ज़रूरत है वो खड़े हों। एक सर, आपने अभी बारिशों की बात की कि हम बारिशों के दौरान भी हम वर्किंग करते हैं। कराची शहर में बड़ी बारिशें हुई ईद के दौरान, इसकी वजह से आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो बल्दियाती इदारे और सिंध हुकूमत ने क्या वर्किंग की इस हवाले से? देखें, आप जिन रास्तों से अभी आए होंगे, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम 30 साल तक यहाँ के बल्दियाती इदारों पे किसी ने कब्ज़ा जमाए रखा, वो थी MQM। उन्होंने एक पुरअसरार तरीके से कब्ज़ा जमाया, अपने लोगों को उधर भर्ती कराया वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में। उसके बाद होता ये था कि अगर आप एक गटर का ढक्कन भी मांगने चले जाओ तो वो आपके घर आ जाते थे कि भाई आप क्यों करोगे, हम करेंगे और 6 महीने बाद करेंगे, हम करेंगे मुतालबे पे, अभी पहले लोगों को तंग होने दो। उन्होंने इस वजह से सिस्टम को तो सही नहीं किया, इम्प्रूवमेंट देखें, आबादी बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, जहाँ आबादी बढ़ती है उसके हिसाब से डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं। कराची में नाजायज़ तामीरात हुई, जो एक सिस्टम होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्लानिंग थी वो उस वक्त अगर हो जाती 90 के बाद तो शायद अभी हम लोग अच्छी पोजीशन पे होते हैं, लेकिन अभी हम इसलिए नहीं है कि उस वक्त कोई प्लानिंग नहीं की गई। अच्छा, जहाँ तक आपका बारिश के पानी का सवाल है, तो मेरा जो तज्ज़िया है या मैं जो देखता हूँ खुद, कराची में नालों पे जो तजावुज़ात हैं उसके बाइस नाले ब्लॉक हैं। कचरा उठा लेते हैं, एक जगह से उठा लेते हैं, लेकिन आगे जिस जगह घर बना हुआ उसका हम क्या करेंगे, फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं, मिल बनी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या नालों पे बना दिया। अब वो नालों की जो सफाई होगी वो अगर एक तरीके से ओपन नहीं होगी, ओपन सफाई नहीं होगी, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इदारा या कोई भी NDA में अभी आप देखें काम करिए, लेकिन मैं नहीं समझता हमारे साथ वो काम सिंध गवर्नमेंट का हाथ बटा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये भी कोई कामयाबी की तरफ जा रही है कहानी, क्योंकि होगा आखिर में यही, कहीं ना कहीं स्टॉपेज आएगी। अभी 3 जो बड़ी जमातें हैं, PTI, MQM और पीपल्स पार्टी की एक कमेटी बनी है, तो उससे क्या होगा, कुछ मसले हल होंगे? देखें, अगर मसला हल करना होता तो PTI वफाकी हुकूमत है, वो कर सकते थे खुद, उनको कमेटियों की ज़रूरत नहीं है। MQM पॉलिटिकल माइलेज चाहती है। MQM के मेयर उस मीटिंग के बाद एतराफ़ करते हैं कि हाँ मेरे पास इख्तियारात थे, हम काम नहीं कर सके, हमारे पास मालियाती इख्तियारात भी थे, और जहाँ तक मुझे पता है हर 3 महीने बाद 70 करोड़ रुपए KMC को सिंध गवर्नमेंट बेल आउट करती है, हर 3 महीने बाद उनको पैसे देते हैं। उसके अलावा कितनी मार्केटें, मतलब इनके फंड्स हैं, इनके पास आमदनी है, लेकिन वो आमदनी कहाँ चली जाती है किसी को नहीं पता कि क्या चल गया होता है। KMC का इंटरनल ऑडिट हो रहा है, जब तक एक्सटर्नल ऑडिट अच्छे तरीके से नहीं होगा कि किसका पैसा कहाँ से आया और कहाँ तक चला गया, तो मैं नहीं समझता कि इनका कुछ हो सकता है कि ये लोग कोई काम कर सकें। और मेयर जो हैं कराची, और जितने भी मेयर्स हैं, जितने भी DMC के चेयरमैन हैं, वो चाहते तो काम कर। आप डिस्ट्रिक्ट साउथ में चले जाएँ, आप देखें लियारी में जहाँ स्टेक है उधर भी देखें, आप रंशोलाइन को देख लें, वहाँ पे सड़कें बनाई गई, सारी चीज़ें वहाँ अच्छी, निज़ाम अच्छा। मैं बारिशों के दौरान लियारी में भी गया हूँ, वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ। असल में होता है लोगों का भी मामला। हमारे यहाँ लोग जो है अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, हम अपने गली मोहल्ले का ख्याल नहीं रखते। कोताही मैं अपने आप को भी शामिल कर लूँगा कि हम नहीं रखते, मतलब हम इतने निगलेक्ट करते हैं चीज़ों को कि हम कचरा फेंक देते हैं। आप अभी देखें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना, उन्होंने डस्टबिन रख दिए पूरे शहर में, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि डब्बे के चारों तरफ तो कचरा पड़ा होता है, अंदर कोई नहीं डाला। तो अगर हम जहमत कर लेंगे तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। तमाम जो फ़राइज़ होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं होते, सिटीज़न की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो भी वाकई ड्यूटीज़ होती हैं, और वो निभानी चाहिए हमें। तो सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं, बानी हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके नज़रियात को फॉलो कर रही है? अच्छा सवाल तो बहुत ये खूबसूरत है और दिल करता है कि इसी पे बात करते हैं। और अगर नज़रियात की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो हमारे बानी चेयरमैन हैं, उनका फ़लसफ़ा ये था कि पॉलिटिक्स का मतलब समझो। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आवाम की खिदमत। हम आवाम की खिदमत ही तो कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट हो या हम वफाक में हो, हमारी कोशिश ये होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश ये होती है कि अवामी मफाद के काम किए जाएँ। शायद ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर इसको ना भी काउंट करें, ये तो चलते हैं, ये तो चल रहे हैं, ठीक है ना। और ये कोई हम ये भी नज़रिया है कि ये आवाम पे एहसान नहीं है, ये आवाम का हक़ है, उनको मिलना चाहिए,
ठीक है ना। अब हम जिस जगह अभी आप मौजूद हैं, इसके पीछे पीपल्स स्क्वायर आपने देखा, अभी नया इनॉग्रेशन हुआ उसका। इसके अलावा ऐसे 21 और प्रोजेक्ट्स हैं जो होंगे। लियारी चले जाएँ आप, वहाँ पे अभी लाइब्रेरी, स्ट्रीट लाइब्रेरी बनी है, बड़ी खूबसूरत है वो आर्ट चौक पे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें तो चल रही हैं। नज़रियात जो हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, मुल्क की सरहदों का दिफा और नज़रियाती सरहदों का दिफा, हमारा मुल्क क्यों बना और किस लिए बना, इसका मकसद क्या है, उसका दिफा। उन्होंने जो मुल्क को बचाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यही किया। आसिफ अली जरदारी को आप देख लें, एक पुराना डिक्टेटर ने मुआहिदा किया हुआ था अमेरिका से, एक फ़ोन आता है और डिक्टेटर बोलता था अच्छा ठीक है, और फ़ोन रख दिया और पूरी अमेरिकी फ़ौज हमारे यहाँ से आगे चली जाती थी, हमारी ज़मीन यूज़ होती थी। सलाला चेक पोस्ट पर अटैक हुआ और विदिन 1 वीक वो चेक पोस्ट की अटैक की वजह से यहाँ से तमाम हमने बेस खाली करा लिया। शमसी एयर बेस था और भी सारी चीज़ें, हमने सब कुछ रोक दिया। इतना दम और इतनी विल जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी कि उन्होंने बात की और फिर गुंजाइश निकाली। मतलब उन्होंने आवाम के मफाद की बात की कि बस बहुत हो गया और हमारे लोगों पे आप अटैक करते हैं। दूसरी बात 18th अमेंडमेंट, अभी जिस पे आजकल मसाइल जो तकलीफ़ है वफाकी हुकूमत को, नायल हुकूमत को, तो वो तकलीफ़ यूँ है कि इख्तियारात जो है आवाम तक पहुँच गए। सिंध हुकूमत को अगर इख्तियार मिलता है तो सिंध हुकूमत नीचे इख्तियार दे दी है। आसिफ अली जरदारी ने प्रेसिडेंट बनते ही अपने तमाम इख्तियारात नीचे असेंबली को बाईपास कर दिया कि असेंबली के हो गए, और 58(2)B का ख़ात्मा कर दिया, एक चोर रास्ता ख़त्म कर दिया, जमहूरियत पे शबखून मारने वाला चोर रास्ता ख़त्म कर दिया। ये इसीलिए अब मीटिंगों के सहारे लिए जाते हैं, वरना ये तो आसरा नहीं करते, ये तो पोजीशन बना के बैठते हैं कि बस फारिग करते हैं, क्योंकि ये आवाम की बात कर रहे हैं। और ये जो प्रेशराइजिंग होता है, ये जो गेम चल रहे हैं कि इस पर भी केस है और उस पर भी केस है, 10-10 साल से केस साबित नहीं हो रहे, 96 के केसेस भी निकल के आते हैं। जब साबित नहीं हुए उस ज़माने में तो अब क्या कर लोगे आप, और अगर साबित कर सकते हो तो आप अदालतों में करो। ये प्रेशराइजिंग की गेम है कि 18th अमेंडमेंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 18th अमेंडमेंट जो है वो शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पे बेस करता है कि हुकूमत आवाम की, तो ताकत का सरचश्मा आवाम है, ताकत उन्हीं की होनी चाहिए। सर, पीटीआई गवर्नमेंट के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कैसी रही आपकी नज़र में कारकर्दगी पीटीआई हुकूमत? मैं इस बात पे जो है वो कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ पे ऐसी हुकूमतें बन जाती हैं। बहरहाल वो ख़ुद आपस में लड़ रहे हैं। और प्रोग्राम के एंड में अपने यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें, यूथ जो है वो सब नौजवान है, और हमारे जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी नौजवान है, और वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इस मुल्क की उम्मीद है। ऐसा कोई रहनुमा या ऐसा कोई लीडर नहीं नज़र आता जिसमें इतनी फ़हम व फरासत हो कि वो इस मुल्क के भागदौड़ संभाल लें। तो मेरा नौजवानों से ये पैगाम है, नौजवानों को, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का साथ दें और बिला मशहूर साथ दें, और अपने मुल्क की मजबूती के लिए साथ दें, ताकि हमें ऐसी जो चीज़ें आजकल हम फेस करते हैं, जो हमारी जो सिलेक्टेड हुकूमत है उसकी वजह से, हम जो आलमी फोरम पे भी आप देखें, हम इंसल्टिंग हमारे साथ रवैया है लोग दूसरे ममालिक का, तो हम इन चीज़ों से तो कम से कम बच सकें कि घर के अंदर तो बेइज्जती हो जाए तो संभाल लेंगे, बाहर भी बेइज्जत हो रहे हैं, तो इन चीज़ों से तो बच सकें। शुक्रिया जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आज एक फ़रीद मेमन साहब। सर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त दिया। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टुडे न्यूज़।